टावर। किसी को डाउट है क्या बच्चे उसमें? किसी को भी उस टॉपिक में डाउट है क्या? नो सर। हाँ ठीक है। सो मैं भावनाओं को समझते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, ठीक है। सो अभी थर्ड नंबर स्टार्ट करते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड डायमीटर ऑफ ए मून। डायमीटर ऑफ मून। अभी मून की जगह कोई भी प्लैनेट हो सकता है, बट हम जनरली किसकी बात करेंगे? डायमीटर ऑफ मून की। किसकी? डायमीटर ऑफ मून की, ठीक है। सो चलो डायमीटर ऑफ मून कैसे फाइंड आउट करना, तो देखो ध्यान से देखना। अब ये जितने मेथड इसमें यूज होंगे, या इससे पहले भी दो जो मैंने कराया है, वहां पे कोई भी स्केल डायरेक्टली नहीं लिया था, उसमें कुछ कुछ अलग अलग मेथड्स यूज कर रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम हाइट या जो भी उसका लेंथ था उसको फाइंड आउट कर रहे थे। चेक करो कैसे करना है। ये है हमारा अर्थ, ये क्या ले लिया? अर्थ। अभी होता पूरा गोल है, मैंने थोड़ा ही पार्ट लिया। क्यों? क्योंकि हमें कहीं एक जगह पे रहना है। सपोज तुम में से किसी एक को अर्थ पे यहां पे खड़ा कर दिया, इस पोजीशन पे क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, और यहां से तुमको बोला गया कि यू हैव टू फाइंड डायमीटर ऑफ मून। व्हाट यू हैव टू फाइंड? डायमीटर ऑफ मून। तो सबसे पहला चीज मून दिखना तो चाहिए, तो मून हमें दिखा। मून क्या हुआ? दिखा। अब मून एग्जैक्टली नेकेड आई से नहीं दिखता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि यहां से देख लेके स्टार्ट होके देखना, तो हम नेकेड आई से देखते हैं तो मून का साइज बहुत ही छोटा दिखेगा। बड़ा देखने के लिए क्या यूज करेंगे? टेलीस्कोप यूज करेंगे। सो देखो ये डायमीटर हो गया बच्चा मून का, एंड लेट दिस वन इज डी। डायमीटर क्या है? मून का, और उसका नाम क्या ले लिया? डी। कैपिटल डी भी ले सकते हैं और स्मॉल डी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जिसको मेजर करना है डायमीटर ऑफ मून, उसको अर्थ पे, ये अर्थ है, अर्थ पे किसी भी सरफेस पे, जैसा हम कहां पे हैं बच्चे? अर्थ के किसी भी सरफेस पे हैं, तो अर्थ का ये पूरा सरफेस है, वहां पे किसी एक पॉइंट पे हम खड़े हैं। तो हम में से कोई एक जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करने वाला है, तो इसका नाम क्या दे दिया बच्चे? ऑब्जर्वर। यहां से खड़ा होके क्या करेगा? देखो बहुत सिंपल है, यहां से खड़ा होके और बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, लेट दिस वन इज ए, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। डायमेट्रिकली अपोजिट एंड को देखेगा यहां से। सपोज देखो यहां पे खड़ा होके, और सपोज मून ऐसे, मून मेरे सामने है, मून क्या है? मेरे सामने है, तो एक बार मैं उस डायमीटर के एंड को देखूंगा और एक बार इस डायमीटर के एंड को देखूंगा। तो वैसे ही यहां से खड़ा होकर ऑब्जर्वर एक बार ए को देखा, देखो यहां एक बार किसको देखा? ए को, और एक बार देखा बी को। यहीं से खड़ा होकर ऑब्जर्वर क्या किया? एक बार ए को, पॉइंट ए को देखा, और दूसरी बार किसको देखा? पॉइंट बी को। जैसे देखा तो यहां पे कुछ ना कुछ एंगल सब्सटेंड किया, दैट इज कॉल्ड थीटा। यहां से एक बार इधर देखा और एक बार इस पॉइंट को देखा, दो डायमेट्रिकली अपोजिट जब पॉइंट को देखा तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना, एंड दैट एंगल हमने क्या ले लिया? थीटा। उसी एंगल का नाम क्या ले लिया बच्चे? थीटा। अब विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड हमें ना ऑब्जर्वर से लेके मून तक का डिस्टेंस पहले से पता था। अभी कैसे पता था देखेंगे बाद में। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन निकाल सकते हैं। अभी क्या करना है? हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहां ऑब्जर्वर से लेके मून तक का डिस्टेंस ये गिवन रहेगा। ऑब्जर्वर से लेके मून तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो गिवन रहेगा, एंड लेट दिस वन इज स्मॉल डी। अगर ये स्मॉल डी है तो ये भी अप्रॉक्स कितनी वैल्यू हो जाएगी? स्मॉल डी। यहां तक किसी को डाउट है बच्चे? जल्दी बोलो, यस और नो? नो सर। नो सर। कुछ नहीं किया, ऑब्जर्वर एक जगह खड़े होके ना दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को देख लिया। जैसे देखा तो कुछ एंगल सब्सटेंड किया, और ये वैल्यू तुमको पहले से पता थी। कैसे पता थी उसके बाद नहीं सोचना है, ये ऑलरेडी यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले से गिवन था, ठीक है। सो क्या देखो ये पूरा का पूरा डायग्राम ऐसा बना क्या? ये एंगल है थीटा, ये एंगल है डी, सॉरी ये डिस्टेंस है डी, ए और बी का, और ये है स्मॉल डी। नेमिंग पे मत जाना, ये स्मॉल डी भी ले सकते थे,
ये आर एस कुछ भी डिस्टेंस ले सकते थे, जरूरी नहीं कि डी ही ले। तो नेमिंग पे मत जाना, सिंबल पे डिस्टेंस है कोई भी सिंबल यूज कर सकते थे जो डिस्टेंस का सिंबल होता, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी। अब जैसे इसको देखने के लिए ट्राई किए तो याद करें एक फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पर प्रॉब्लम पता है क्या बच्चा थी, प्रॉब्लम ये थी कि हम आर्क ये लेते थे, याद है जब आर्क देखते हैं ना सर्कल में तो हम ये वाला आर्क लेते हैं, ये पॉइंट, सही है। बट यहां पे ऐसा है कि इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है बहुत ही दूर है, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ना ये बहुत ही दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो आर्क ये वाली वैल्यू है ये अप्रोक्स इक्वल टू डी ले सकते, मतलब हम जो डायमीटर निकालते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रोक्स होती है। इसका मतलब हमें लेना ये वैल्यू चाहिए था, आर्क के जगह ये लेना चाहिए था, लेकिन एज कि इस ऑब्जर्वर से मून तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या जो भी प्लेनेट लेंगे सन लेंगे या कुछ भी लो, उनका डिस्टेंस अर्थ से बहुत ज्यादा है। एट दैट टाइम दैट आर्क इज अप्रोक्स इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन हम ले सकते हैं। उस टाइम में ये जो आर्क का जो भी डिस्टेंस है ना अप्रोक्स लेके इस किसके इक्वल टू कर देंगे, डायमीटर के इक्वल टू कर देंगे। तो जैसे ऐसे किया तो थीटा इक्वल टू आर्क की वैल्यू ये नहीं लेके बच्चा कौन सा लिया, ये वाला लिया। ये वाला इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो हम एटलीस्ट कुछ ना से कुछ हाँ सही, तो हम अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, इसीलिए ये वाले की जगह ये हमने आर्क ले लिया। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल डी, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल डी। रेडियस की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल डी। जैसे इसको ये किया तो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, थीटा इंटू डी। मतलब डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इंटू डी। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल व्हेन द ऑब्जर्वर व्यूड टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द मून या एनी प्लैनेट, उन्हीं के बीच जो एंगल देखेगा वो थीटा हो गया। डायमीटर कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अगर हमें सन का डायमीटर पूछा होता तो हमें डिस्टेंस अर्थ से लेकर सन तक का पता होता। तो ये डी हम कैलकुलेट तब कर सकते हैं जब थीटा की वैल्यू पता हो, मतलब एंगल की वैल्यू पता हो, और स्मॉल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स पता हो। दूसरा याद रखना है कि ये डी और ये थीटा, थीटा जो है एंगल है, और एंगल का ऐसा यूनिट याद करो रेडियन होता था, धुल्ला धुल्ला से याद करो, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता था, रेडियन। मींस अगर ये एंगल रेडियन में नहीं दिया है तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन। कैसे दिया रहता है, बहुत बार एंगल ना डिग्री के फॉर्म में दिया रहता है, मिनट के फॉर्म में दिया रहता है, तो कैसे उसको कन्वर्ट करना है मैंने सिखाया था पहले ही। मैंने बोला था कि वो सब कन्वर्जन यूज होंगे आगे। तो इस थीटा को अगर डिग्री में दिया है तो पहले किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू रखनी है, और स्मॉल डी की वैल्यू मीटर में ही रखना है। स्मॉल डी की वैल्यू किस में रखना है, मीटर में रखना है। तो फाइनली डी भी किस में आएगा बच्चे, मीटर में आएगा। मतलब डायमीटर ऑफ द मून किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखो, कुछ भी डाउट आ रहा है क्या, जल्दी बताओ, बोलो बच्चे जल्दी। नो सर। किसी को डाउट है? नो सर। श्रुति, नो सर। श्रेया, नो सर। नो सर। चलो बाकी लोगों का भी नाम धीरे धीरे पता चलेगा, तो मेरे जैसे लोग बोलने की ट्राई करेंगे। अभी तो सबका नाम याद नहीं है। ये हो गया बच्चे थर्ड वन, ये बोर्ड में पूछा जाता है। ये कहां पे पूछा जाता है बच्चे, बोर्ड में। एक सेकंड रुकना। हेलो, सुनाई दे रहा है बच्चे? हेलो हेलो हेलो। यस सर। सर धीरे धीरे आ रहा है आवाज। धीरे धीरे आ रहा है आवाज। थोड़ा थोड़ा आ रहा है।
बच्चे सबको सुनाई दे रहा है क्या? सर एकदम धीरे धीरे आ रहा है। सर बहुत कम आवाज आ रहा है। नहीं होगी, इसको ऑन करो। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब दूसरा वाला टॉपिक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ये इसमें का कोई भी टॉपिक बच्चा जेडबलई में नहीं पूछा जाता है जनरली, देन नीट में भी नहीं पूछते हैं, ये टॉपिक नहीं पूछते हैं, बाकी का टॉपिक पूछते हैं, एरर वगैरह पूछते हैं। ये दो टॉपिक को मींस ये डायमीटर ऑफ मून, पैरेलैक्स मेथड, ये सब नहीं पूछते हैं। तो अभी थर्ड वन पता चला कि हाउ कैन वी फाइंड डायमीटर ऑफ द मून। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो पूरे स्कूल के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब 99.9% चांस है, 99.9% चांस है कि स्कूल वाले पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। तो पहले देखते हैं पैरेलैक्स होता क्या है। क्या देखते हैं बच्चे कि व्हाट इज पैरेलैक्स, पैरेलैक्स होता क्या है। ठीक है, बाद में उसके एप्लीकेशंस वगैरह हम चेक करेंगे एक बार। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। सुनाई दे रहा है। ठीक है, चल अब देखना, पैरेलैक्स इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा थोड़ा। ठीक है, ध्यान से देखो। पहले चलो डायग्राम से ही देखते हैं। ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है जिससे हम में से कोई ट्रैवल करके जा रहा है, मतलब कोई भी हो सकता है, हम में से कोई इस रास्ते से जा रहा है। अभी रास्ता ना ऐसे, मतलब हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, बट ये 2D है तो भावनाओं को थोड़ा सा समझना। अब यहाँ पे एक कोई पर्सन चलते हुए यहां से ऐसे आगे जा रहा है, चलते चलते वो यहां पहुंच गया, सही है। अब इधर का एक कोई पॉइंट लिया ए, और चलते चलते यहां पहुंच गया, एक और पॉइंट ले लिया मैंने बी। ये रास्ता है, एक पॉइंट था ए, और चलते चलते जब दूर आगे चला जा रहा है तो दूसरे पॉइंट का नाम क्या ले लिया, बी। अब यहां पे ले लिया बच्चे एक पेड़, मतलब मैं जा रहा हूं ऐसे, और इधर ना एक पेड़ है, मतलब मेरे से दूर डिस्टेंस पे कोई ट्री है, पेड़ है। अब मैं इसको 3D व्यू है, तो मतलब रास्ता ऐसे और पेड़ इधर है, तो यहां पे एक बनाया मैंने ट्री, एक क्या बनाया, पेड़ बना दिया। सो ये है एक ट्री, सही है। जो भी इधर से जा रहा था देखा कि इस साइड में ना उसको लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है, कोई पेड़ दिख रहा है, और पेड़ बहुत अच्छा है। ठीक है, अब क्या किया कि पेड़ के आगे, मतलब कैसा है देखो, ये रास्ता है, यहां पे पर्सन जा रहा है, यहां पे पेड़ है, ये बोर्ड को मान लो पेड़ है, और बीच में कोई आदमी, कोई भी आदमी, या एक टावर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक टावर ले लेते हैं। यहां पे एक टावर है ऐसे, ये एक है टावर, TOWER। ठीक है, कैसे बताया, मतलब ये एक रास्ता है, यहां पे पर्सन जा रहा है ऐसे, और इसके बिल्कुल लास्ट में यहां पे पेड़ है, और उनके बीच में, ये रास्ते पर्सन के और ये पेड़ के बीच में एक टावर है। तो वैसा मैंने दिखाया है कि ये रास्ता है, उसके बाद टावर है, और उसके पीछे क्या है, पेड़ है। तो यहां से ये जो पर्सन चल के जा रहा था, ये जो पर्सन ऑब्जर्वर, ये जब चल के जा रहा था तो देखा टावर को भी और ट्री को भी। किसको देखा, टावर को देखा और ट्री को देखा। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, इस आदमी, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में टावर और ट्री दोनों में से लेफ्ट कौन है और राइट कौन है, मतलब इन दोनों में से लेफ्ट कौन है और राइट कौन है, जल्दी बोलो। टावर राइट, ट्री हाँ लेफ्ट, सही है, हाँ ट्री लेफ्ट एंड टावर राइट, वेरी गुड। मतलब ट्री हो गया लेफ्ट में एंड टावर हो गया राइट में, सही है। ये बहुत खुश हो गया, ये जो पर्सन जा रहा था ना बहुत खुश हो गया, अच्छा मेरे को पता चला कि ये टावर जो है ना इस ट्री के राइट में है, या ये ट्री जो है इस टावर के लेफ्ट में है। अब चलते 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 यहां पहुंच गया, जैसे यहां पहुंचा फिर से देखा किसको, टावर को भी, और दूसरा किसको देखा, ट्री को। अब बताओ कौन लेफ्ट में और कौन राइट में, जल्दी। तो टावर लेफ्ट में है, ट्री राइट में है। टावर लेफ्ट में, ट्री टावर राइट। लेफ्ट, ट्री राइट। वेरी गुड। सो अब क्या हो गया, ये लेफ्ट में हो गया और ये किस में हो गया, राइट में। अब मतलब गड़बड़ हो गया, ये मीन्स कि पहले ये पर्सन जब देखा तो इसके रेस्पेक्ट में, ट्री के रेस्पेक्ट में, ये ट्री हमारा रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया,
ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया और उसके रेस्पेक्ट में टावर पहले मेरे को राइट दिखा और उसी के रेस्पेक्ट में बाद में टावर हमें लेफ्ट दिखा। कब? जब हम दो अलग अलग पॉइंट से देखे तब। कब? जब हम दो अलग अलग पॉइंट से देखे तो एक ही ट्री, एक ही टावर पीछे जो भी सराउंडिंग था, अभी सराउंडिंग में मैंने रेफरेंस के लिए ट्री ले लिया था, उसके रेस्पेक्ट में एक बार राइट दिखा और एक बार लेफ्ट दिखा। इसका मतलब रिलेटिव शिफ्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? शिफ्ट हुआ, पहले राइट और बाद में लेफ्ट। अब दूसरा एग्जांपल, सब अपने आगे एक पेन निकालो और आगे रखो जल्दी। सब लोग पेन को एकदम यहां पे, ये वाला पॉइंट है ना, इसके सामने रखो। एक पेन को रख लिए सभी लोग? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब क्या करना है, देखो अभी लेफ्ट वाले आई को बंद करो और देखो कि पेन दिख रहा है क्या? यस सर। सबको दिखा? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अभी लेफ्ट वाले को ओपन करो, राइट वाले को बंद करो। चेंज हो गया सर। चेंज हुआ? देखो पेन एक ही जगह है कि दो जगह दिख रहा है? दो जगह दिख रहा है। दो जगह। मतलब पोजीशन ये पेन का शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। Yes, हो रहा sir. है। सोचो तुम्हारे सामने अगर रेफरेंस हम दीवार, कुछ वॉल होगा, कुछ तो होगा। अब इसके सामने अभी पेन ये है और पेन के सामने कोई रेफरेंस ले लो, कोई भी पॉइंट, चाहे घर का कोना ले लो, कुछ भी। उसके रेस्पेक्ट में एक बार इसको बंद करके देखा ना, तो हो सकता है अगर राइट दिखा तो ऐसे देखा तो क्या दिखेगा? लेफ्ट दिखेगा। मतलब पेन एक ही जगह है, पेन एक ही जगह है, लेकिन पीछे के रेस्पेक्ट में, पीछे में दीवार ले लो, दीवार तो पूरा उजला उजला दिखेगा, तो बेचारे घर का कोना ले लो, कोना को कोने के एकदम सामने रख दो और एक बार एक लेफ्ट से देखो और एक बार राइट से देखो, तो यही पेन जो है ना, ये अलग अलग पोजीशंस पे दिखाई देगा। मतलब इस पेन का शिफ्ट होगा, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। दैट रिलेटिव शिफ्ट ऑफ टावर with respect to tree, relative shift of tower with respect to tree is called parallax. Relative shift of tower with respect to tree is called, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे? पैरालेक्स। क्या बोला, पता चला? Yes, sir. एक ही ऑब्जेक्ट का दो अलग अलग जो शिफ्ट दिखता है ना, दैट शिफ्ट, उसी को क्या बोलते हैं? पैरालेक्स। 12th में भी आएगा ये पैरालेक्स वाला वर्ड। इंजीनियरिंग में जो जाएंगे उनको भी आएगा, मेडिकल में जो जाएंगे उनको भी आएगा, मींस 12th के बाद भी आएगा। इसीलिए यहाँ फिट करना है कि एक बार पता चलना चाहिए कि पैरालेक्स होता है क्या। पैरालेक्स क्या होता है? दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन हम दो अलग अलग पॉइंट से, या एक ही ऑब्जेक्ट का एक ही आई, मतलब एक ही पर्सन दो आई से उसको देख रहा है, एक बार लेफ्ट आई से, एक बार लेफ्ट आई से और एक बार राइट आई से, तो जो भी शिफ्ट दिखता है उसको क्या बोलते हैं? पैरालेक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे, पक्का समझ में आया यहां तक? Yes, sir. यस सर। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हालांकि नोट्स में मैं लिखा हूं, बट स्टिल क्या लिखेंगे? द रिलेटिव शिफ्ट ऑफ टावर या पर्सन, जो भी तुम देखना चाहते हो, विद रिस्पेक्ट टू इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए relative shift of tower with respect to tree is called parallax, या relative shift of a pen with respect to wall। हम तो अभी घर पे तुम लोग देख रहे हो तो वहां पेन है और किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? पीछे वॉल है, तो relative shift of pen with respect to wall is called what? Parallax। is called क्या बोलेंगे बच्चा? Parallax। किसी को डाउट है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। No, sir. नो सर। हाँ वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या किया कि कुछ ऐसा हुआ, ये दो पॉइंट से देख रहे थे, एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था। एक पॉइंट ए था और दूसरा पॉइंट क्या था? बी था। किसको देख रहे थे? एक ही ऑब्जेक्ट को। किसको देख रहे थे? एक ही ऑब्जेक्ट को। ठीक है बच्चे। सो उस टाइम दो जो ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस होता है, अब अगर एक ही पर्सन देख रहा है दो आई से, तो एक आई हो गया लेफ्ट और एक आई हो गया राइट। सो ये लेफ्ट आई ले लिया और दूसरा ये राइट आई ले लिया। तो देखो
ये जो देख रहे थे ना ऐसे पेन को, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन का एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। तो ये अगर लेफ्ट है तो ये क्या हो गया, राइट। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये, इसको बोलते हैं बेसिस। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर एक ही आदमी एक ही जगह से एक बार लेफ्ट आई से एक बार राइट आई से देख रहा है, तो लेफ्ट और राइट आई के बीच का डिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे बेसिस। तो द डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आई इज कॉल्ड बेसिस, और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल बी से। किसे डिनोट करेंगे बच्चा, स्मॉल बी से। बेसिस में किसी को डाउट आई क्या, देखो फटाफट जल्दी जल्दी बोलो। नो सर। समझ में आया ना। बेसिस क्या है, जो भी हम देख रहे हैं ना, दो पॉइंट। अभी सोचो, अर्थ पे अगर सपोज हमें डिस्टेंस बिटवीन, जब सन देखना होता है ना अर्थ से सन का, तो एक बार वापिस से मेजर करेंगे ना, एक बार वापिस से देखेंगे, तो दूसरा कहां से जाके देखेंगे, दिल्ली से। तो उस टाइम भी वापिस से दिल्ली तक का डिस्टेंस बेसिस होने वाला है। क्यों, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी कॉल्ड बेसिस। तो जरूरी नहीं कि लेफ्ट और राइट आई के बीच का ही डिस्टेंस हो, वो तो एक ही जगह से खड़े होके दो आई, एक आंख बंद करके ऐसे चेंज करके देख रहे हैं, उस टाइम में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेसिस है। और ये जो ऑब्जेक्ट से एंगल बनता है, ये जो सामने ऑब्जेक्ट था ना ये वाला, इस एंगल को बोलते हैं बच्चा पैरालिक्टिक एंगल, या उसी को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल। इसका डिफाइन करोगे तो द एंगल बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन, राइट आई, द एंगल बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन, पैरेलैक्स एंगल, पैरालैक्टिक एंगल। ठीक है, किसी को भी डाउट है बच्चे, देखो तो फटाफट। नो सर। नो जल्दी। सर। अब सुनो, हमें ना, वेरी गुड, अब हमें ये डिस्टेंस निकालना था। मतलब यहां से देखो क्या किया है, हम यहां से जा रहे थे ऐसे यहां तक गए। अब ये डिस्टेंस हमें पता था कि हम चल के जा रहे हैं। अगर हम चल के जा रहे हैं तो ए से बी तक का डिस्टेंस हमें तो पता ही रहेगा ना। या अगर एक ही जगह से खड़े होकर एक बार इधर देख रहे हैं एक बार इधर देख रहे हैं, तो हमारा ये डिस्टेंस तो पता ही है, हमारा ये डिस्टेंस पता है। अगर तुमको एंगल भी लेके टावर तक का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये तुमको पता है और थीटा पता चल गया तो क्या डी नहीं निकाल सकते, आंसर निकाल सकते। कैसे, अरे पहले वाला ही मेथड, क्या लिखेंगे, एज थीटा इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस। सही है। अब आर्क की वैल्यू, थीटा के सामने वाला ये आर्क होता है, ध्यान से देख, ये क्या होता है, आर्क। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, इसका यूज, वो तो तुमको समझने के लिए मैंने पैरेलैक्स के लिए बताया, इसका यूज करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स यूज करने के लिए। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, उस टाइम में जब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स करते हैं ना, तो ये डिस्टेंस एवरेज इक्वल टू ये हम ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब रियली में आर्क ये होना चाहिए, बट हम अप्रोक्स में जो एवरेज निकालते हैं वो ये आर्क ले लेते हैं। कौन, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, जिसका नाम हमने बेसिस दिया है। कई बार एग्जाम में स्कूल में पूछ लेते हैं, व्हाट इज बेसिस, कुछ नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट आई एंड राइट आई इज कॉल्ड बेसिस। सो आर्क की वैल्यू को हम कितना लेने वाले हैं बच्चे, बी, और रेडियस ये वैल्यू कितनी हो गई, डी, और हमें निकालना क्या था, डी, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा। मतलब बी तुमको पता रहेगा, और अगर तुमने थीटा निकाल लिया तब तुम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स यूज कर सकते हो इस फॉर्मूला का निकालने के लिए। ठीक है, पर ध्यान रखना है कि ये बी जो होना चाहिए ये मीटर में होना चाहिए, और ये थीटा जो होना चाहिए वो रेडियन में रहना चाहिए। ये जो बी रहेगा, बेसिस का जो डिस्टेंस रहेगा, अगर मीटर में नहीं है तो मीटर में कन्वर्ट करो, और थीटा की वैल्यू अगर रेडियन में नहीं है तो रेडियन में कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि थीटा का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। याद करो, 9 से सिखाया जा रहा है कि जब तक कोई क्वांटिटी को तुम एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते हो तब तक फॉर्मूला में यूज करने की जरूरत उसको नहीं है। सो दोनों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके और जैसे वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी,
डी की, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स। कैसे यूज फाइंड आउट करते हैं अभी देखने वाले हैं। इस पूरे ये में मैंने सिर्फ दो चीजें सिखाया, एक पैरालैक्स होता क्या है और पैरालैक्स के हेल्प से निकालते क्या है। पैरालैक्स के हेल्प से हम ऑब्जर्वर जहां पे है, जिस भी प्लेनेट पे है और जिस प्लेनेट को देख रहा है उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, देखो तो बच्चे किसी को भी डाउट है जल्दी? नो सर। पक्का समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सर पूरा आ रहा है, मतलब मुझे पढ़ाने आ रहा है। चलो ठीक है। सो अभी इसका फिफ्थ वन देखते हैं, मतलब इसी का एप्लीकेशन, इसी का एप्लीकेशन। स्कूल में दो तरीके से पूछा जाता है। एक बार ना 2 मार्क में सिर्फ ये पूछ देते हैं, व्हाट इज पैरालैक्स, व्हाट इज बेसिस, मतलब डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए पूछते हैं, तो ये करना है। और दूसरा पूछते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पैरालैक्स हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लैनेट्स। विद द हेल्प ऑफ पैरालैक्स हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लैनेट्स। तो कैसे करेंगे, ये लिखने की जरूरत बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। और वैसे भी मैं नोट्स में लिख के रखा हूं, ठीक है। अच्छी बात उसमें से भी यह है कि वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसको भी प्रॉब्लम होगी अलग से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो एक बार बताना, मैं डाल दूंगा एक बार, ठीक है। दूसरा, इसमें से कोई भी वीडियो जो है वो यूट्यूब के ये में नहीं जाएगा पब्लिक में, वो प्राइवेट में रहेगा। जिसको भी अभी विजिबल नहीं है वो मेरे को पर्सनली लिख के भेजना, मैं उसको लिंक भेजूंगा तो ही दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। सो फिफ्थ वाले पे आते हैं बच्चे। फिफ्थ वाला जो है वो है with the help of parallax distance between two planets। तो फिफ्थ वन जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाला है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, ठीक है। किसके हेल्प से बच्चे, सो विथ पैरालैक्स मेथड, विथ पैरालैक्स मेथड, ठीक है। किसी को डाउट है बच्चे, जल्दी बोलो। यहां तक डाउट है बच्चे? नो सर। नो सर। वेरी गुड, ऐसे बोलोगे तो अच्छा अच्छा फील होता है। चलो अभी देखते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, मैं थोड़ा डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं बच्चे, मैं एक बार थोड़ा अच्छे से समझाता हूं कि एग्जैक्टली मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। चलो ये लिया अर्थ, फिर से ये अर्थ लिया, क्या लिया बच्चे, अर्थ लिया। और यहां पे सन है या कोई भी प्लेनेट है, सन क्या, सन को लेंगे तो मून को बुरा लगेगा ना, या बाकी प्लेनेट को बुरा लगेगा, तो इसका नाम क्या रख दिया, प्लेनेट। क्या रख दिया, प्लेनेट। हमें डायमीटर नहीं देखना है, इसके लिए इसके साइज को, प्लेनेट के साइज को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब टेलीस्कोप को बहुत ज्यादा जूम करोगे ना, बहुत ज्यादा जूम करने पे उसका बड़ा साइज दिखता है, छोटा जूम करोगे तो उसका पॉइंट साइज दिखता है। तो हमें इसका डायमीटर प्लेनेट का फाइंड नहीं करना, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट प्लेनेट। तो ये है हमारा अर्थ, अच्छा सा जो अर्थ है ये हमारा अर्थ है। अब पैरालैक्स क्या बोलता है कि देखो भाई, दो जगह से देखना है आपको, मतलब दो जगह से एंगल, दो जगह से देखना है एक ही ऑब्जेक्ट को, तो उनके बीच का एंगल कुछ पता चलेगा और दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस पता चलेगा। अब सोचो कि सन को सपोज देख रहे हैं यहां से, सन हमसे बहुत दूर है, सन हमसे बहुत दूर है। अब एक बार राइट आई बंद करके लेफ्ट से देखा और एक बार लेफ्ट आई बंद करके राइट से देखा, पता चला दोनों अप्रोक्स स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है, मतलब दोनों क्या दिखेगा, एक ही लाइन दिखेगा। क्यों, क्योंकि भाई बहुत दूर है सन। सपोज देखो यहां हमारा लेफ्ट आई राइट आई के बीच का डिस्टेंस इतना है, अगर सन बहुत दूर है, अगर यहां पे भी होता तो देखो, अगर यहां पे होता तो क्या पता चलता, यहां पे होता तो ये इनके बीच का डिस्टेंस ऐसे दिख रहा है, तो एंगल ये क्या दिख रही है, बहुत ही थोड़ा। अब ये डिस्टेंस बहुत बढ़ते जाएगा तो ये दोनों लाइन एक ही लाइन दिख जाएगा, मतलब इनके बीच का एंगल तुमको पता नहीं चलेगा। तो इसका तात्पर्य ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि हम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स जब निकालते हैं तब एक ही जगह से नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि एक बार लेफ्ट आई बंद किया, एक बार राइट आई बंद किया, देख लिया।
ये जब देखेंगे ना तो दोनों सेम ही दिखेगा। मतलब मून, तुम रात में छत पे जाना और मून को एक बार लेफ्ट साइड से देखना और एक बार राइट साइड से, तुमको एक ही जगह दिखेगा। क्यों? मून भाई बहुत दूर है। जब मून बहुत दूर है तो तुमको ये इसका शिफ्ट पता नहीं चलेगा, और पेन का शिफ्ट इसलिए पता चलेगा कि पेन तुम्हारे से बहुत पास में। मून सन बहुत दूर रहेंगे ना तो इसको बदल के देखोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही दिखेगा, मतलब जरा भी शिफ्ट नहीं दिखेगा। इसके लिए क्या किया हमने, अर्थ के 2 पॉइंट पे चले गए थोड़े दूर दूर पे। सपोज एक जगह वापी में ले लेते हैं और एक जगह दिल्ली में ले लेते हैं। मतलब एक वापी है और दूसरा कहां पे ले लेते हैं, दिल्ली ले लेते हैं। अब गए तो हम ही होंगे ना, तो वापी से दिल्ली तक का डिस्टेंस तो पता ही है ना, जैसे वापी से सूरत तक का डिस्टेंस पता है वैसे वापी से दिल्ली तक का डिस्टेंस पता है। तो एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया वापी और दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया दिल्ली। दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया बच्चे, दिल्ली हो गया। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया बेसिस, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जहां दो जगह से 2 पॉइंट से जो देखते हैं ना एक ही प्लेनेट को, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बेसिस होता है। किससे डिनोट किया मैंने, बी से। किससे डिनोट किया, बी से। अब देखो गड़बड़ वाली बात क्या है कि इस प्लेनेट से ए तक के जो बीच का जो एंगल होगा, इस वापी से प्लेनेट के बीच का जो एंगल होने वाला है वो होने वाला है थीटा। वो क्या होने वाला है बच्चा, थीटा। अब कोई एक बताए तो क्या ये थीटा हम अर्थ पे रह के ये थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, जल्दी बोलो। क्या अर्थ पे खड़े होके हम थीटा को मेजर कर सकते हैं? यस और नो? आंसर है नहीं। इससे पहले मून के लिए जब देखना था तो मून से तो एक ही जगह से देख रहे थे ना, तो एक बार इधर देखा एक बार इधर देखा तो पता चला, एक बार इधर देखा एक बार इधर देखा तो उसके बीच का एंगल पता चल गया। अब ये तो एंगल भाई उस प्लेनेट पे बन रहा है, तो टेंशन है हम यहां से कैसे बता देंगे वो थीटा कैसे है। तो एनसीईआरटी में जब देखोगे ना तो ये डायरेक्ट कर दिया है। मैं एग्जैक्टली समझाता हूं कि एग्जैक्टली रियल लाइफ में इसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, कितना मिनट बाकी है, खत्म। बच्चे वापस से रिकनेक्ट करो, 1 मिनट में मैं यहीं पे हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं जल्दी। होप कि सारे लोग आ गए होंगे, ऐसा भावनाओं को मैं समझ जाता हूं कि सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। सबको सुनाई दे रहा है बच्चे, एक बार जल्दी से बोल दो फटाफट। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू। हाँ वेरी गुड। ये ऐसा ये जो है ना जुनून होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। इस थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं चलती है। एनसीईआरटी में देखो ना लिख दिया गया है ना, यहां से देखते हैं ना तो ये 2 पॉइंट के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। वो सही है भाई, यहां से देखेंगे तो वो थीटा होगा, बट वो थीटा कैसे फाइंड आउट होगा। तो रियल लाइफ में क्या करते हैं कि जब देखते हैं तो नेकेड आई से नहीं देखते हैं, टेंशन मत लो, वो टेलीस्कोप से ही देखते हैं। यहां से जब इस प्लेनेट को देखते हैं तो किससे देखते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं। अब ना यहां से जस्ट ऊपर, इससे जस्ट ऊपर कोई एक स्टार ले लेते हैं रेफरेंस में। कोई एक क्या ले लेते हैं बच्चा, स्टार। हम स्टार पता है प्लेनेट से बहुत दूर होते हैं, स्टार बहुत ही ज्यादा पीछे डिस्टेंस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था पैरालेक्स के लिए, ट्री को पीछे लिया था, देख रहे थे टावर को, लेकिन रेफरेंस किसको लिया था, ट्री को पीछे। क्यों? क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में हम देख पाएंगे टावर किधर है। सो वैसे ही एक बहुत ही अपने ठीक ऊपर कोई एक स्टार रेफरेंस में ले लेते हैं, टेलीस्कोप से स्टार को भी देख सकते हैं। तो प्लेनेट पास होता है और स्टार बहुत दूर होता है। स्टार क्या होता है, बहुत दूर होता है। तो स्टार को रेफरेंस ले लिया, किसको, स्टार को। और इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग, इस रेफरेंस को लेते हुए, और हमने किसको देखा, प्लेनेट। इस रेफरेंस को लेते हुए हमने किसको देखा, प्लेनेट को। तो जैसे यहां से प्लेनेट को देखा, ये एंगल नहीं लेकिन ये एंगल तो पता चलेगा ना, तुम तो यहीं से देख रहे हो ना, तो ये एंगल तो तुमको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ये एंगल यस सर। क्योंकि हम तो अपनी जगह से ही देख रहे हैं, सही है। यस सर। पक्का। सिमिलरली अभी देखो, जैसे ऐसे किया तो बताया जाता है ऑल्टरनेट एंगल सेम होता है। तो अगर ये φ1 है तो ये भी कितना ले लिया, φ1। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है। Yes. अब क्या किया कि यहां से भी सेम चेक करना था, तो कोई बात नहीं, यहां से भी स्टार का रेफरेंस ले लिया। अरे स्टार बनाना बहुत टिपिकल काम होता है, कैसे मैं बनाया, हाँ ठीक है, बना दिया, सही बना। वापस से जब यहां से देखा तो ये एंगल क्या देखा बच्चा, φ2। जैसे एंगल φ2 देखा तो ऑल्टरनेट एंगल सेम हो गया, तो ये भी क्या हो गया, φ2। और ये उनके बीच का एंगल है थीटा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, थीटा इक्वल टू हो गया φ1 प्लस φ2। तो थीटा कैसे निकालते हैं पता चला क्या? यस सर। पक्का पता चला? Yes, sir. हम स्टार को रेफरेंस लेके और फिर वो एंगल देख लेते हैं हम दोनों साइड से, एक φ1 दूसरा φ2। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हो सकती है बच्चा, दोनों जरूरी नहीं है कि सेम वैल्यू हो। φ1 और φ2 रख देते हैं तो उससे क्या निकल जाता है, थीटा निकल जाता है। ठीक है, किसी को डाउट है? No, जल्दी sir. नो सर। हो गया ना, तो अब तो हो ही गया ना, ये हो गया बी, ये हो गया थीटा, थीटा इक्वल टू व्हाट, ये लिख दो अभी, थीटा, थीटा इक्वल टू क्या है, φ1 प्लस φ2। और ये हमें निकालना था दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब अर्थ से लेके उस प्लेनेट तक का डिस्टेंस। तो हो गया थीटा इक्वल टू क्या यूज किया, आर्क अपॉन रेडियस, बी अपॉन क्या लिख दिया डी, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो फाइनली हमें क्या निकालना है, डी, डी इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन थीटा। देखो तो कुछ भी डाउट गई क्या, सेम नहीं तो है, किसी को डाउट गई क्या? नो सर। क्या समझना है? No, sir. आ गया। हाँ, रब करो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी तुम्हारे के लिए, बाकी नोट्स में तो रहेगा ही, फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि पता चलेगा, उस टाइम में टैली कर सकते हो। नोट्स में मैं सिर्फ काम की चीजें लिखता हूँ, समझाता हूँ बिना काम की चीजें भी, जो रिलेट करना होता है मुझे, लेकिन नोट्स में सिर्फ काम की चीजें लिखता हूँ, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लिया करना, ठीक है। ये बच्चा हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेथड। यही पार्ट जो है जनरली इनडायरेक्ट मेथड में काम आता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चे। Yes, sir. अब थोड़ा और आते हैं आगे। याद करो, डायरेक्ट मेथड में मैंने बताया था, डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसके हेल्प से हम कुछ इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उसे डायरेक्टली हम मेजरमेंट कर पाते हैं। मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड उसको बोलते हैं जो हम, जिसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं करना, उस इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली लगा दो, उससे वैल्यू निकल सकती है। उसको क्या बोला था, डायरेक्ट मेथड। अगेन उसको भी किस लिए यूज किया था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो अब जो देखते हैं ये डायरेक्ट मेथड है, मतलब मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही टॉपिक है। टॉपिक अभी भी क्या है बच्चा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सही है। और कौन सा मेथड हम देख रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। अच्छी बात यह है कि ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। सुनाई दे रहा है क्या बोला, अच्छी बात यह कि एनसीईआरटी में नहीं है, प्रैक्टिकल में है। इस प्रैक्टिकल में जब प्रैक्टिकल में करोगे ना, तो टीचर लोग समझा देते हैं कि देखो लिस्ट काउंट होता है, मतलब वो डिटेल में जाते नहीं है। और जितने भी मैथ्स वाले हैं, JEE में 5 क्वेश्चन, पहले 5 था, अभी एवरेज में 4 होता है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पूछे जाते हैं, और उसमें ये टॉपिक है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना बच्चे। हाँ बच्चे, सुनाई दे रहा है क्या सबको? बच्चे सुनाई दे रहा है क्या सबको? स्लो आवाज आ रही है सर। सर धुंधला धुंधला सुनाई दे रहा है। बच्चे सुनाई दे रहा है? स्लो आवाज आ रही है सर। सर धुंधला धुंधला आवाज सुनाई। हेलो 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 हेलो, स्लो आवाज आ रही है सर। हेलो सर आपकी आवाज स्लो आ रही है बहुत।
सर अब तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। सर यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो हेलो हेलो, बच्चे सुनाई दे रहा है? क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। टेक्स्ट करो सर तो एकदम फटाफट। धीरे धीरे। सुनाई दे रहा है क्या? सर स्लो। हेलो, यही होस्ट है क्या? इसको अगर एरर मोड में डालेंगे। हेलो हेलो, हाँ सर, अब सुनाई यस दे सर, रहा है। नाउ इट्स क्लियर। हाँ अरे एक्चुअली ये फोन वाले जो है ना, पकड़ पकड़ के मारूंगा। एक बार मेरे को खत्म करने दो। ये जो भी कॉल कर रहा है मैं उसको बताता हूँ। ये बार बार कॉल कर दे रहे हैं, मैं एरोप्लेन मोड में डालना भूल गया। ठीक है, सो चलो अभी आते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ डायरेक्ट मेथड। ऑडिबल ना सबको बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट। और इस टॉपिक को खत्म करना जरूरी है, अच्छे से करते हैं, मजा आएगा। जैसा मैं बता रहा था, ये JEE में टॉपिक है, ये निट में भी है और ये एडवांस में भी है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है। हमारे प्रैक्टिकल के बुक में होता है बट जनरली ये में नहीं है। सो स्कूल के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो इसीलिए टेंशन वाली बात, स्कूल के लिए वरी होते हैं उनके लिए टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि स्कूल वाले ये टॉपिक पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, बाकी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्कूल के प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक्स ना, अगर डिवाइस रहता ना मेरे सामने, छोटे छोटे डिवाइसेज होते हैं, और लॉकडाउन के कॉल से ना मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं स्कूल से लेके आता या सेंटर पे भी पड़े हुए थे वहां से भी लेके आता। तो थोड़ा सा समझने में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन जैसे स्कूल खुलेगा ना, वापस से देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, अच्छा ये सब तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट मेथड में याद करो, मैंने 3 चीजें बताई थी। एक हमारे पास मीटर स्केल है, याद करो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना मैंने बताया था, जल्दी बोलो। 10⁻³ मिलीमीटर। 10⁻³ मीटर या 1 mm। हाँ वेरी गुड। लिस्ट काउंट कैसे किया था पता है? सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो कि काउंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उसको क्या बोला था बच्चे? लिस्ट काउंट। क्या बोला था? लिस्ट काउंट। ठीक है, सो वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चा, लिस्ट काउंट से। आज का टॉपिक जो रहेगा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, जितना हमारे टाइम में कवर कर पाएंगे करेंगे, बाकी का जो टाइम अगर ओवर हो जाएगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा, और संडे तक में, मतलब संडे वाला टाइम आप लोगों का जो फ्री रहता है या उससे पहले देख लेना एक बार, और वो वीडियो में जो आज पढ़ाऊंगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट बहुत लंबा खिंच रहा है ना, तो एक बार उसको करना, नहीं समझ में आएगा तो देखिए। सो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। हाँ अब फोन नहीं आएगा, ठीक है? अब फोन इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी एरोप्लेन मोड में डाल दिया। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। सो लिस्ट काउंट क्या था? लिस्ट काउंट था, डेफिनेशन नहीं लिखता हूं, थोड़ा सा रिकैप करता हूं, नोट्स में डेफिनेशन इसका है। लिस्ट काउंट क्या था बच्चे? द स्मॉलेस्ट डिवीजन और नंबर which can be measured accurately was called list count। कैसे समझाया था? देखो, एक मीटर स्केल लिया था। क्या लिया था बच्चे? मीटर स्केल लिया था। मीटर स्केल में क्या किया था? मीटर स्केल में डिवीजन सेंटीमीटर का भी होता है और मिलीमीटर का भी होता है। सेंटीमीटर का भी होता है और मिलीमीटर का भी होता है। सपोज ये जो डिवीजन है, ये सेंटीमीटर वाला, ये 0, ये 1 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया, ये 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन।
अब सेंटीमीटर में भी 10 डिवीजन होते हैं। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm। ठीक है, तो सबसे कम कितना वैल्यू बता सकता है बच्चे? तो ये छोटा, इससे कम रहा वैल्यू, इससे कम कोई अगर लेंथ रहा तो उसको ये फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। सबसे कम कितना बता सकता है? 1 mm। सो 1 mm is the value which can be accurate, which can be measured accurately, and this is called least count of what? Meter scale। ये क्या लिया था हमने? मीटर स्केल। किसी को डाउट है बच्चे? देखो तो फटाफट, जल्दी जल्दी। नो सर। हाँ, इसके बहुत प्रवचन मैं दे चुका हूं, तो हो सकता है कि सबको याद होगा। तो व्हाट इज दिस काउंट? द स्मॉलेस्ट डिवीजन विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिए कि इतना आसपास है, हवा में नहीं, एक्यूरेटली मतलब इतना है तो इतना ही है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? लिस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm होगा। ठीक है, अब मैंने इससे छोटा भी डिवीजन लेके दिखाया था कि अगर इसका mm का भी डिवीजन ले ले, उसके बाद जो आता है उसका भी डिवीजन ले ले। तो मैंने 2 डिवाइस के नाम लिए थे, एक का नाम वर्नियर कैलिपर था और दूसरा का नाम स्क्रू गॉज। एक का नाम क्या था बच्चे? वर्नियर कैलिपर, और दूसरे का नाम क्या था? स्क्रू गॉज। तो वही 2 डिवाइस हम सीखने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तुमको स्कूल में प्रैक्टिकल में सिर्फ लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज होगा एंड लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज यूज होगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो जनरली प्रैक्टिकल से पूछते नहीं है, क्योंकि लिटरली बोलूं तो आधे टीचर को भी पता नहीं होता है जो प्रैक्टिकल लेते हैं कि उनको लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं बाकी सब डिवाइसेस का। ठीक है, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। लिस्ट काउंट का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया। लिस्ट काउंट को मैं डिनोट करने वाला हूं L.C से, कैपिटल में L.C। तो सबसे पहला डिवाइस हम स्टार्ट करते हैं, उसका नाम लेते हैं बच्चा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है, बहुत अच्छा सा दिखता है। जब स्कूल खुलेगा तो सभी लोग जाके स्कूल में देखेंगे, लैब में पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर 5 से 6 एक्सपेरिमेंट है। वर्नियर कैलिपर के ऊपर आपके 11th में 5 से 6 एक्सपेरिमेंट है, और 5-5 मिनट में एक्सपेरिमेंट होता है। बहुत मजा आएगा उस टाइम में करोगे तो। ठीक है, सो वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है। वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है जो कि स्मॉल मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए यूज होता है, जो कि स्मॉल मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन ये है कि ठीक है भाई, पता चल रहा है कि लिस्ट काउंट इसका 10⁻³ से कम होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे डिविजन को मेजर करने वाला है। बट वो छोटे डिवीजन मीन्स क्या मेजर करने वाला है? तो आंसर है थिकनेस किसी का मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? थिकनेस। उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं किसी का, एकदम एक्यूरेसी के साथ। सही है, किसी का एरिया मेजर कर सकते हैं, किसी का लेंथ मेजर कर सकते हैं, किसी का ब्रेड्थ मेजर कर सकते हैं एक्सेट्रा। उसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चा? ये वर्नियर कैलिपर। सपोज बीकर ना लैब में रहता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। किसी ने पूछा ये बताओ इसका परफेक्ट डायमीटर बताओ, परफेक्ट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ, परफेक्ट इसका वॉल्यूम बताओ। तो उस टाइम में ना हम मीटर स्केल से ये परफेक्टली नहीं कर पाते, मतलब कर तो पाते ही हैं बट कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाते। तो उस टाइम में क्या यूज करते हैं बच्चे? वर्नियर कैलिपर, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए। तो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आएगा पता है? एक स्फेरिकल बॉल रहेगा, स्फेरिकल बॉल का बोलेंगे डायमीटर बताओ, वॉल्यूम बताओ। बीकर ले लेंगे, बीकर का बोलेंगे डायमीटर बताओ, वॉल्यूम बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ। ये सब चीजें इससे मेजर करने के लिए यूज हो। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगी? हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। अब देखो ये दिखता कैसे है? ये देखो थोड़ा खतरनाक दिखता है। ये कुछ ऐसा होता है। अब ये थोड़ा ऐसे करके, और गन देखो ना, गन टाइप का होता है थोड़ा, बट कैसे मैं बोलूं, ये कुछ ऐसा होता है और ये कुछ ऐसा होता है।
ठीक है। और यहाँ पे दो स्केल होते हैं, ऊपर वाला जो होता है उसको यहाँ पे डिविजन्स होते हैं, यहाँ पे भी डिवीजन होता है, और एक स्केल यहाँ नीचे होता है छोटू सा, ये स्लाइड होता है। ये जो नीचे वाला जो रहता है ना इतना सा, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये स्केल फिक्स होता है। सो इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं जो फिक्स वाला पार्ट होता है। मतलब एक फिक्स जो अपने ये स्टील वाला स्केल देखते हो ना, वैसे ही रहता है। स्टील वाला जो मीटर स्केल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं। सिर्फ एक्स्ट्रा चेंज क्या होता है, वैसे ही ऊपर वाला जो रहता है स्टील वाला स्केल रहता है, जो मीटर स्केल टाइप से डिवीजन रहते हैं, जिसमें सबसे छोटा डिवीजन 1 mm का होता है, तो ऊपर वाला फिक्स होता है, जिसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और नीचे में कौन छोटा सा स्केल होता है, इत्तू सा, मतलब ये बहुत बड़ा होता है और ये उसके कंपेयर में बहुत ही छोटा सा होता है। इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, V.S। मेन स्केल M.S लिखा है और वर्नियर स्केल को V.S लिखा है। क्या लिखा है? V.S। ठीक है। अब इस टाइप का ये तो हो गया से काम कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल कैसे है, इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर चेंज होता है कि हर बार फिक्स होता है? क्वेश्चन है ना भाई कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर फिक्स होता है या चेंज होता है? आंसर है फिक्स होता है। एक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूरे जब तक वो रहेगा इस अर्थ पे, उसकी वैल्यू लिस्ट काउंट की फिक्स रहेगी। क्यों? मीटर स्केल लिए हो, अगर अभी 10⁻³ लिस्ट काउंट अगर है तो क्या बाद में चेंज हो जाएगी? बाद में भी तो उतना ही लिस्ट काउंट रहेगा ना, सबसे कम कितना मेजर कर सकता है उतना ही। लेकिन सोचो अगर स्केल ही बदल दिया तो, मतलब हमने एक नया स्केल किसी गंवार को बोल दिया कि स्केल बना, उसने जाके डिवीजन बड़े बड़े कर दिए। जब बड़े बड़े डिवीजन कर देंगे इसका मतलब लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो प्रैक्टिकली फॉर अ सिंगल डिवाइस लिस्ट काउंट चेंज नहीं होता है, बट जो क्वेश्चन पूछेंगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां वो लिस्ट काउंट चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अलग अलग डेटा ले लेते हैं, बोलते हैं नहीं डिवीजन ऐसे नहीं, डिवीजन कुछ और हम ले ले। अगर कुछ और ले लेंगे तो कॉमन सेंस है, उसने पूरा डिवीजन ही चेंज कर दिया जो प्रैक्टिकली होता है, तो उसके कॉज से लिस्ट काउंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ एनी डिवाइस, मतलब लिस्ट काउंट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? मीटर स्केल में तो सीधा सीधा दिख गया, मीटर स्केल में सीधा दिख गया 10⁻³ मीटर लिस्ट काउंट है। अब इसमें देखो क्या कैसे पता चलेगा भाई? इसमें तो पता ही नहीं चलता, एक मेन स्केल है उसका स्केल अलग है और एक नीचे में वर्नियर स्केल है उसका स्केल अलग है, तो तुम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हो कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वो तुमको निकालने आना चाहिए तो तुम बता सकते हो कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन है निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन ये है कि कैसे निकालेंगे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले छोटे छोटे चीजों से देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर के पास दो स्केल होता है, इट हैज 2 स्केल। कितने स्केल बच्चे? इट हैज 2 स्केल। वन इज कॉल्ड मेन स्केल, one is called main scale and second one is called vernier scale. One is called main scale and second one is called vernier scale. कैसे होता है? अब स्ट्रक्चर को नहीं, मैं दोनों के शेप और कैसे डिविजन्स होते हैं उसको दिखा रहा हूं। ये ले लिया अपना मेन स्केल जो कि मीटर स्केल जैसे होता है, एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। और इस पे डिवीजन कैसे है देखो, इस पे डिवीजन है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये बच्चा है अपना 10 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर है। ये 0 से क्या है 1 सेंटीमीटर है तुम्हारा मेन स्केल। किसका? मेन स्केल का, जिसको मैंने mm में डिवाइड कर दिया है। तो mm में कितना लिखा है बच्चे? 0 से लेके 10 mm, मतलब ये 0 1 2 3 ऐसे करके लिखा। अब ये बहुत बड़ा होता है, मतलब इसकी लेंथ बड़ी रहेगी, उसमें उससे कम टेंशन नहीं है। अब जब ये नीचे में वर्नियर स्केल होता है ना, तो इनिशियली इसका 0, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, दोनों 0 0 मतलब कोइंसाइड करता है। इसका भी 0 और इसका भी 0, दोनों का 0 क्या हो रहा है? कोइंसाइड।
और इसका बच्चे जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ जो होता है ये 9 mm तक होता है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। इसका जो लेंथ होता है किसका, वर्नियर स्केल का, इसका लेंथ होता है 9 mm। कितना mm? 9 mm। मेन स्केल का लेंथ कितना होता है? आंसर कितना भी हो सकता है, मेन स्केल का लेंथ कितना भी हो सकता है, बट वो जो है वो जनरल मीटर स्केल जैसा है, वर्नियर स्केल मीटर स्केल जैसा नहीं है। इस स्केल को नाम क्या दिया बच्चे? इस स्केल को नाम दे दिया वर्नियर स्केल। इसको नाम दे दिया वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो लेंथ होता है ना वो 9 mm, सिर्फ 9 mm होता है। देखो इतू सा दिखा है, छोटू सा, यही छोटू सा जो ये है ना, ये आगे स्लाइडर जैसा होता है, मतलब इसको आगे लेके जा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के जीरो को टच किया, दोनों के जीरो को टच किया तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, मतलब इससे पीछे नहीं जाता। ये जो है ना, मैंने बनाते समय थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक्चुअली ये इसका जीरो और इसका जीरो दोनों सेम पॉइंट पे होता है। ठीक है, सो देखो दोनों का जीरो अगर कोइंसाइड कर दिया, मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का, तो इसका जो लेंथ दिखेगा, मतलब इसके कंपेयर में, इसके 9th डिवीजन पे, इसके 9th डिवीजन पे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 mm। ये किसका डिवीजन है बच्चा? ये डिवीजन है मेन स्केल का। ध्यान से देखो, ये जो डिवीजन किया हूं किसका किया हूं? मेन स्केल का। सो वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड MSD, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSD, एंड दैट इज कॉल्ड मेन स्केल डिवीजन। सिंपल। मेन स्केल का एक डिवीजन जो है उसको बोलते हैं MSD। मेन स्केल का एक डिवीजन जो है उसको बोलते हैं MSD, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल कैपिटल M से। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चा? कैपिटल M से। इस पर्टिकुलर मेन स्केल के लिए बताओ कि M की वैल्यू कितनी है, जल्दी बच्चे। इस पर्टिकुलर स्केल के लिए, मेन स्केल के लिए बताओ M की वैल्यू कितनी है? सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। तो बताओ कितना है कि एक मेन स्केल का एक डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल का भूल जाओ, नीचे कोई डिवीजन नहीं किया है वर्नियर स्केल में। इस शेप को बोला है, इसको एग्जैक्टली देखो दूसरे मार्कर से दिखाता हूं। एग्जैक्टली ये जो स्केल है ना, ये वाला, इस स्केल को बोला है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में मैंने कोई डिवीजन नहीं किया, भूल जाओ उसको। ये मीटर स्केल जैसा ही है। देखो ये ऊपर वाला मेन स्केल है, आगे भी होगा ये, बट आगे दिखाया नहीं है। बताओ M की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M की वैल्यू बोलो। 1 mm। सिंपल, वेरी गुड। जिसने भी बोला अच्छे से बोला। अरे मेन स्केल का एक डिवीजन उसको बोलते हैं, मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का है देखो ना, 1 mm का है। 0 से लेके 10 में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितने का? 1 mm। इसका मतलब कैपिटल M की वैल्यू प्रैक्टिकली जो देखते हैं ना हम, अपने जो लैब में डिवाइस रहती है उसकी वैल्यू कितनी रहती है बच्चे? 1 mm। थ्योरेटिकली क्वेश्चन में उसकी वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू 1 mm ही होती है। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? जल्दी बोलो। नो सर। हाँ, वन स्केल। हाँ, MSD महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। MSD जो है ना वो मेन स्केल डिवीजन है, भावनाओं को समझना। सो मेन स्केल डिवीजन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कोई पूछा क्या होता है, तो सिंपल, मेन स्केल का जो एक डिवीजन होता है उसको बोलते हैं हम MSD, डिनोट करते हैं कैपिटल M से। नाउ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कॉल्ड VSD। VSD का फुल फॉर्म होता है बच्चा वर्नियर स्केल डिवीजन। VSD का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब एक डिवीजन जो वर्नियर स्केल का होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब VSD, और इसको डिनोट करता है कैपिटल V से। इससे डिनोट करता है कैपिटल V से। तो होता क्या है देखो, ये बताओ फटाफट, जो वर्नियर स्केल, ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है, उसका लेंथ कितना है टोटल? जल्दी बोलो, वर्नियर स्केल का दिख रहा है? 9 mm। 9 mm। वेरी गुड।
अब पता है गड़बड़ क्या किया गया? वेरी गुड, 9 mm। गड़बड़ क्या किया गया कि इस 9 mm का 10 डिवीजन कर दिया गया। 10 mm का 10 डिवीजन किया, हम खुश थे। एक डिवीजन कितने का? 1 mm का। अब ये वर्नियर स्केल में क्या किया गया ना कि 9 mm में ही 10 डिवीजन कर दिया, मतलब इसका डिवीजन इससे छोटा छोटा होगा। कैसे? देखो यहां पे ये हो जाएगा 1, then 2, then 3, then 4, 5, 6, then 7, 8, 9 and 10। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब कितने डिवीजन 9 mm में कर दिए? 10 डिवीजन। कितने डिवीजन? 10 डिवीजन। क्या दोनों का डिवीजन सेम सेम है कि अलग अलग है? जल्दी बोलो। अलग 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 है। वेरी गुड। अब बताओ वर्नियर स्केल का जो VSD है, मतलब V की वैल्यू कितनी है? 0.9 mm। वेरी गुड। कितना है बच्चे? V की वैल्यू प्रैक्टिकली होती है 0.9 mm। क्यों? वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल डिवीजन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल V। तो सिंपल, V की वैल्यू कितनी होगी? 0.9। मतलब ये प्रैक्टिकली फिक्स होता है। ये लैब में जब यूज करोगे ना तो M की वैल्यू फिक्स रहेगी, ये फिक्स रहेगी। लेकिन जब क्वेश्चन में देखोगे ना, जब JEE वाले या नीट वाले क्वेश्चन करोगे, ये कुछ भी रख देते हैं। तो वो उनको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं तुम्हारे पास नॉलेज कितना है, इसके लिए कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ दो चीजें समझ में आया बच्चा, मेन स्केल डिवीजन क्या होता है और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है। यहां तक किसी को डाउट है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नो सर। नहीं, नो सर। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर जो हम देख रहे थे, वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब ये जो होता है बच्चे, ये डिफरेंस होता है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का। जो डिफरेंस होता है वही लिस्ट काउंट होता है किसका? वर्नियर कैलिपर का। सारी डिवाइसेस का लिस्ट काउंट अलग अलग होता है। इसके लिए जब देखा गया तो क्या बोला गया कि ये 0 से लेके 1 mm और ये इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, सबसे कम ये उस वैल्यू को मेजर कर पाता है, सबसे कम उसी वैल्यू को मेजर कर पाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? तो इट इज द डिफरेंस ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये उसको मेजर करता है, मैं रीडिंग करके दिखाऊंगा, ये मेजर करता है। तो देखो इधर प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल M की वैल्यू देखो तो प्रैक्टिकली कितनी है? 1 mm। और V की वैल्यू प्रैक्टिकली कितनी होती है? 0.9 mm। सो दोनों को डिफरेंस किया तो कितना आया? 0.1 mm, या उसी को लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, या उसी को लिख सकते हैं 10⁻⁴ मीटर। क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁴ मीटर। सो याद करो जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, 10⁻⁴ मीटर बताया था। लिस्ट काउंट जिसका होता है ना, उस डिवाइस को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। लिस्ट काउंट कैसे आया पता चला? यस और नो? यस सर। ये वैल्यू ना, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है बच्चे, ये लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये बाबा लोग जो थे ना वो करके देखे। मैं रिलेट बाद में कर दूंगा कि एग्जैक्टली सच में इतनी ही होती है, इतनी वैल्यू को मेजर कर पाता है। यहां देखने से नहीं पता चल रहा है, ये देखने से नहीं पता चल रहा है कि उसकी लिस्ट काउंट कितनी है, 0.1 mm। बट हम जब मेजर करते हैं, जब रीडिंग निकालते हैं ना, तब उसकी वैल्यू सबसे कम वो 0.1 mm को मेजर कर पाता है। तो उसके बेसिस पे साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, देखा कैसे निकाल सकते हैं। तो देखा इसका एक डिवीजन, इसका एक डिवीजन, दोनों को माइनस कर दो तो क्या मिल जाता है? जो वैल्यू मिलता था वही लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के इक्वल था। तो ये डेफिनेशन बच्चा आपको याद रखना है। क्या? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिफरेंस ऑफ, इट इज द डिफरेंस ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। किसी को डाउट है? फटाफट बोलो।
नो सर नो सर सर No, तो sir. ये तो तुम्हारे प्रैक्टिकल के लिए हो गया। तुम्हारे प्रैक्टिकल में बस यही होता है, क्योंकि उसमें तो फिक्स होता है ना, कैपिटल एम भी फिक्स होता है और बी भी फिक्स होता है। बट एग्जाम पे ये फिक्स नहीं होता है, एग्जाम में वैल्यू कुछ भी अपने मन से अलग अलग सेट कर देते हैं। तो अब जो कैलकुलेशन करेंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। कुछ भी नया नहीं करूंगा, जो लिखा हूं उसी में मैं कुछ ना कुछ आगे पीछे करने वाला हूं। सिर्फ देखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाफट बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको रब करके फिर से लिखने वाला हूं इधर का, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। सो ले लिए होगे, फिर भी अगर कुछ ये होगा तो इसका रिकॉर्ड करके मैं वीडियो डालने वाला हूं, तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चेक करो, आप ध्यान से दिखना। इसका लेंथ वर्नियर स्केल का लेंथ 9 mm है। कितना? 9 mm। तो देखो 9 mm ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 mm ऑफ मेन स्केल। लिख सकते हैं क्या बच्चे? देखना एक बार। 9 mm ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 mm ऑफ मेन स्केल लिख सकते हैं। आंसर है हाँ, दोनों mm में ही है ना। अरे ये यहां से यहां तक 9 mm है, यहां से यहां तक वो भी तो 9 mm ही है ना। यस और नो? सर Yes. वो तो लिख ही सकते हैं 9 mm ही। ये वर्नियर स्केल मेन स्केल अलग से लिख लिया। अब ध्यान से सुनना, आप क्या कर रहा हूं। इसका देखो कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल को कोइंसाइड कर रहा है। जीरो को छोड़ दो, जीरो से तो स्टार्ट हो रहा है, इसको भूल जाओ। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के एकदम सेम डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है? हाँ, 10th डिवीजन। सही है, वेरी गुड बच्चे। वर्नियर स्केल का 10th वाला डिवीजन 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल को क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? कोइंसाइड कर रहा है। ये आपको याद रखना है। मतलब इस पर्टिकुलर डायग्राम में के लिए तुमको ध्यान रखना है, आगे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सो मैंने क्या किया कि ये वर्नियर स्केल में 10th डिवीजन, कितना? 10th डिवीजन ऑफ मेन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9th डिवीजन ऑफ किसको? मेन स्केल। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब 10 इंटू, देखा इसका एक डिवीजन कितने का था, तो चेक किया इसका एक डिवीजन कितने का था, तो 0.9 mm का। और इसका एक डिवीजन कितने का था मेन स्केल का, तो आंसर है 1 mm का। क्या देखो दोनों वैल्यू सेम है? जल्दी देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है कि अलग अलग है? यस सर सेम है, लेकिन देखो मैंने लिखा अलग अलग है। ये जो कोइंसाइड पॉइंट किसका है? वर्नियर स्केल का। ये कोइंसाइड पॉइंट किसका है? मेन स्केल का। ये क्या है? ये वर्नियर स्केल डिवीजन है और ये क्या है? मेन स्केल डिवीजन है। लेकिन क्या दोनों की वैल्यू सेम आई है? देखो जल्दी से, क्या दोनों की वैल्यू सेम आई है? आंसर है हाँ। ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 mm आएगा और ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 9 mm आएगा। हो गया, यही फॉर्मूला है। देखो अब कोइंसाइड पॉइंट ऑफ मेन स्केल को डिनोट करते हैं ए से एंड कोइंसाइड पॉइंट ऑफ वर्नियर स्केल को डिनोट करते हैं बी से। तो चेक करो, ये बी हो गया, ये वी हो गया, ये ए हो गया और ये एम हो गया। यही फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैं लिखता तो तुमको पता नहीं चलता कहां से आया, इसके लिए मैं रिलेट करने के लिए कर दिया कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कहां से है। देखो तो किसी को डाउट है क्या बच्चे? नो सर नो सर पक्का समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे लिखा? ए क्या है? कोइंसाइड पॉइंट ऑफ जो मेन स्केल था ना, उसका हमने नेमिंग कर दिया, कुछ भी उसका नाम ले दिया ए, और कोइंसाइड पॉइंट ऑफ वर्नियर स्केल का हमने नाम दे दिया बी। तो चेक करो, ए, ये ए है और ये क्या है? एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल मतलब कैपिटल एम है। ये क्या है? कैपिटल बी है, कोइंसाइड पॉइंट है वर्नियर स्केल का, और ये है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यही हो गया फॉर्मूला। क्या? ए इंटू एम इक्वल टू बी इंटू वी, ए इंटू एम इक्वल टू बी इंटू वी। सो हो गया बच्चे, यही सीखना था। देखो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, m माइनस वी। जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें v तुमको पता नहीं रहता है, उस टाइम में v तुमको पता नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं, यहां से v निकाल लो।
am अपॉन क्या हो गया, b वैल्यू आ गई, सो m माइनस v की वैल्यू रख दिया am अपॉन b, m कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 माइनस a अपॉन b, m कॉमन ही रखा, एलसीएम ले लिया तो b माइनस a अपॉन b। सो ये फॉर्मूला हो गया कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस वन इज लीस्ट काउंट ऑफ वन यूनिट ऑफ लेंथ